नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में फ्लैट कारोबार, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% ऊपर। शुक्रवार को मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार, लेकिन आज यूएस फ्यूचर्स पर दबाव। पहली तिमाही में सिप्ला ने पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफे में 4% तो रेवेन्यू में 2% की गिरावट। टोरेंट फार्मा का भी अच्छा परफॉर्मेंस, 7% बड़ा प्रॉफिट। दोनों कंपनियों के मार्जिन्स पर रहा दबाव। जून तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे। मुनाफा 80% बढ़कर 2170 करोड़ पहुंचा। ब्याज से कमाई भी 12% बढ़ी। एसेट क्वालिटी में सुधार। लेकिन इंडियन बैंक के नतीजे फीके, महज 3% बढ़ा प्रॉफिट। ग्लोबल पी इन्वेस्टर्स कार्लाइल और एडवेंट येस बैंक में करेंगे 8,900 करोड़ रुपए का निवेश। दोनों की होगी 10% तक हिस्सेदारी। दोनों को करीब 8% डिस्काउंट पर प्रेफरेंशियल शेयर और वारंट जारी किए जाएंगे। आ जाएंगे आईटीसी के पहली तिमाही के नतीजे। 34% से ज्यादा बढ़ सकता है मुनाफा। रेवेन्यूज में 22% की बढ़त संभव। मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। एक महीने में करीब 13% उछला है शेयर। यूपीएल के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आ जाएंगे जुलाई में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े। एमएचसीवी और ट्रक सेगमेंट में अच्छी डिमांड संभव। टाटा मोटर्स के 54% तो अशोक लीलैंड के 66% ज्यादा गाड़ियां बेचने की उम्मीद। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कमाल। वेट लिफ्टिंग में मिले 3 गोल्ड। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा और अंचिता शूली ने जीता देश के लिए सोना। चलिए भैया, सोमवार की सुबह है। नए और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होनी है। अब तक हम लोग पिछले हफ्ते फेड की पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। फेड क्या करेगा उसको लेकर चिंतित थे। और अब फोकस शिफ्ट होगा हमारी अपनी पॉलिसी पर। एमपीसी आरबीआई की जो है 3 दिनों की बैठक, उसकी वेडनेसडे को शुरू होने जा रही है। और फ्राइडे को इस हफ्ते हमें पता चलेगा हमारी क्रेडिट पॉलिसी में क्या होने जा रहा है। वैसे ज्यादातर जानकार कह रहे हैं दरें तो बढ़नी है, 25 से 50 बेसिस पॉइंट। और कई लोगों के लिए बेस केस बना हुआ है 35 बिप्स का एक उछाल, मतलब दरों में बढ़ोतरी। खैर, और इस बीच तो आपने खबर देखी होंगी, आज से 1 अगस्त से एचडीएफसी, आज से पंजाब नेशनल बैंक, सब अपने प्राइम लैंडिंग रेट्स ऑलरेडी और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आज से इफेक्टिव हो जाएंगे। खैर, इस बैकड्रॉप पे हमने बहुत अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखा। हमने बहुत अच्छा जुलाई का महीना एंजॉय करा। इवन पिछले हफ्ते जब फेड मीट का इंतजार था, उन तमाम कंसर्न्स के बीच हफ्ते की लड़खड़ाती शुरुआत। और उसके बाद देखिए, एक हफ्ते का चार्ट दिखाएंगे, उसके बाद ये देखिए फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या मोमेंटम पिकअप करा। 17,150 के ऊपर हमने वीकली क्लोज डिलीवर करा। और इस तरह का मूव कि हमने महज 30-35 ट्रेडिंग सेशंस में वो 15,200 से 17,200 तक का सफर पूरा कर दिया है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भारतीय बाजार बने हुए। इवन ग्लोबल इक्विटीज, दरअसल ग्लोबल इक्विटीज सपोर्टिव थी, यूएस के बाजार सपोर्टिव थे। वहां पे तमाम फेड के मैसिव रेट हाइक सब कुछ करने के बाद मोमेंटम इंटैक्ट है। तो शायद वो जो फेड की गाइडेंस ना दी है उसका फायदा ग्लोबल इक्विटीज उठाती हुई इस समय रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल पे लौटता हुआ। और आज भी इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पे कि हफ्ते की शुरुआत होगी फ्लैटिश, लेकिन इन ग्रीन 1/4% और बढ़त। हुआ क्या, यूएस का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज, 1 से लेकर 2% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत बंद हुए। हमने डाइजेस्ट किया था 1/4 से 1.25%। जो डाइजेस्ट किया था उससे डबल से ज्यादा गेन्स लार्जली वहां पे बेंचमार्क्स ने डिलीवर किए। पर आज सुबह फ्यूचर्स जो हैं वो करीब 1/3 से आधे % दबाव के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो नेट नेट कहां छोड़ा था, कहां मिल रहा है, फिर भी हमें कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है। वो देखिए तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर।
ये हमने फ्राइडे को 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स जो या बाकी फ्यूचर्स छोड़े थे और आज सुबह की तस्वीर, और यही डिफरेंशियल के चलते आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत इन ग्रीन शेड में हम कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम शायद 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत करें। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। आज इस हफ्ते मानस लखनऊ से एमजे हमारी मदद करने जा रहे हैं, तो ये रॉकिंग हफ्ता रहेगा। एमजे से याद है, रॉक नहीं होगा, क्या कहेंगे, हार्ड रॉक ही तो। एमजे क्या करते थे मानस? ब्रेक डांस करते थे। नहीं, गाना कौन सा कहेंगे? रॉक तो कहेंगे ना? वो तो मानस रॉक कहेंगे ना? डांस करते थे। हाँ, रॉक कह सकते हैं। तो रॉकिंग हफ्ता रहने वाला है मानस के साथ। ये रोज सुबह मानस आपको मिलेंगे। मूड कैसा है भाई ग्लोबली? मूड पॉप, हमारे प्रोडक्टर साहब कह रहे हैं पॉप आर्टिस्ट। क्या फर्क होता है? पॉप तो बड़ा कॉमन जेनरिक वर्ड है, रॉक सही है। जैज अपने हाँ कर लेते हैं। रॉकिंग हफ्ता इस बार भी रहने की उम्मीद। जैजी हफ्ता, रॉकिंग हफ्ता, हम बढ़िया पॉप निफ्टी में एंजॉय करेंगे। लो अब खत्म। मूड कैसा है ग्लोबली? बिल्कुल जैसा भी बता रहे हो वैसे ही है। सब कुछ है उसमें, जैज है, पॉप है, ब्रेक है, सब कुछ है। तो फ्राइडे का सेशन बहुत बढ़िया था यूएस का भी, और एक महीने में जितनी बड़ी तेज़ी यूएस में बनी है, तो मैं पढ़ रहा था डेटा 9% की ऊपर एसएनपी में गई, जो कि बता रहे हैं कि करीब 70-80 साल में पहली बार इतना बढ़िया जुलाई गया है। 9% की तेज़ी केवल एसएनपी में बनी है, और बाकी इंडाइसेस में बहुत तेज़ी थी। तो वो असर आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि अमेज़ॉन में बहुत बड़ी तेज़ी बनी, एप्पल में तेज़ी बनी, शेवरॉन में तेज़ी बनी, एक्सॉन मोबिल में तेज़ी बनी। तो नतीजे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और मार्केट वहाँ का इसलिए रिजॉइस करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग और प्लेजेंट सरप्राइज़ ये है कि यूरोजोन की जीडीपी का आंकड़ा जो था, वो अनुमान था कि शायद नेगेटिव होगा, वो 0.7% ऊपर गया है। कनाडा की जो जीडीपी गिरने की आशंका थी वो फ्लैट गई है, और यूएस में पर्सनल स्पेंडिंग 1.1% बढ़ी, जो कि अनुमान था कि फ्लैट या नेगेटिव जाएगी। तो अभी भी बहुत तेज़ी है वहाँ की इकोनॉमी में, इंडिकेशंस यही मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ इधर चाइना में भी बिल्कुल दम लगा के अपने रियल एस्टेट को बचाने की कोशिश चल रही है, तो इसलिए मेटल्स में भी एक बड़ी तेज़ी है। वो चाहे फेरस मेटल्स हो या नॉन फेरस हो, मतलब कॉपर, स्टील, निकल, जिंक, सब में तेज़ी है। तो चौतरफा माहौल तेज़ी वाला है, और इसलिए हमें लगता है कि ये हफ्ता भी मार्केट के लिए बढ़िया जाएगा। बस खाली शुक्रवार से पहले एक आध दिन हम लोग हो सकता है कि अनुमान लगाने की कोशिश करें। 0.35% का अनुमान चल रहा है कि शायद आरबीआई कुछ ऐसा करे। हो सकता ना भी करे, हो सकता ना करें। ऐसा करेंगे। अभी हमारा भी टारगेट रेंज से काफी दूर है ना रिटेल इन्फ्लेशन भाई। इनका तो 2 से 6 का बैंड था, उसके ऊपर चल रहा है। तो उसी के करीब है, इसलिए टोकन तो कर देगा। पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली इस बार कि वो जो कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ, अच्छा मॉनसून, उसके बाद आगे कैसी कमेंट्री आती है देखना होगा। तो ये हफ्ता मुझे लगता है बढ़िया जाने वाला है। चलिए भाई, ये हफ्ता क्यूज बढ़िया है, मोमेंटम इंटैक्ट है, और मानस ऐसे में जो सारे के सारे एग्रेसिव इमेजिनेशंस थी टारगेट्स की, उसे बढ़िया तरीके से निफ्टी बहुत लिमिटेड समय में अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो वीकेंड पे आपकी इंटेंसिव स्टडीज हुई वीकली क्लोज के बाद, वो क्या कहती हैं, वो किस तरह की पिक्चर पेंट कर रही हैं? लाइफ बियॉन्ड 17,100, 17,200, कितना तेजी का मन, कितना तेजी को लेकर कन्विक्शन, कितना फर्दर ऐड करने का मन निफ्टी को? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे ख्याल से अभी 2 दिन पहले थर्सडे को हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखा। करीब 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का वो ब्रेकआउट था। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे नहीं देखने को मिली। हाई लेवल पे, लोअर लेवल पे जब एक डिप देखने को मिला इंटरडे सेशन में, तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो वो तो दर्शाता है कि जो एक हर्डल है, अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 16,700 से लेकर 16,800 पे जो हर्डल है, उसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी तैयार है। अगर आप चार्ट आपने दिखाया है, तो वो एक जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ 17,700 की तरफ, तो वो टेस्ट करने को निफ्टी तैयार हो रहा है। मेरा समझना यह है कि कभी भी कोई डिप मिले तो भी खरीदारी करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी खरीदारी करनी है। और ध्यान रखिए, वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो काफी समय के बाद निफ्टी ने अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि पॉजिटिव है निफ्टी के लिए भी। जो मीडियम टर्म आउटलुक है उसके लिए भी पॉजिटिव है। तो मेरा समझना है कि डेफिनेटली, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो आपको स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी तक कहीं पर भी कोई बेरिश या कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। ट्रेंड बुलिश बना हुआ है, और मेरा समझना है कि अभी भी आपको शायद 500 से 600 पॉइंट की रैली
निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसलिए आज की अगर स्टडी तैयार करनी होगी तो खरीदारी ही करने के मौके होंगे। अगर 20-25 पॉइंट करेक्शन देखने को मिल जाए तो आई थिंक 17,125 एक बहुत ही बढ़िया स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 17,049 का आपको स्टॉप लॉस सकता है, 17,049 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। जो अब पहला टारगेट आता है वो 17,300 का आता है आशीष जी। तो मेरा समझना है कि निफ्टी में अब आपको जब खरीदारी करनी है तो आपको अपने टारगेट 17,300 के सेट करने हैं और स्टॉप लॉसेस 17,050 के नीचे लगाने हैं। बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में नो डाउट जो लास्ट सेशन था वहां पर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसका एक बड़ा रीजन ये था कि अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो वहां पर एक ट्रेंड लाइन था जिसकी वजह से हमें जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला उसके बाद लास्ट सेशन में एक छोटा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि एक रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो केवल एक आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है कि अगर 37,650 के स्तर बैंक निफ्टी में ब्रेक हो, 37,650 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 37,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और टारगेट जो रहेंगे वो 37,950 के रहेंगे। तो कंडीशनल बाय है, केवल 37,650 के ऊपर खरीदारी करेंगे बैंक निफ्टी में। हालांकि ट्रेंड यहां भी पॉजिटिव है और निफ्टी में भी पॉजिटिव है। अरे वाह, तो भैया बढ़िया रैलीज हुई थी, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मैंडेटरी और हो जाता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, पर ट्रेंड बुलिश है, कोई थकावट के संकेत नहीं है। और इनफैक्ट मानस के वर्ड्स में अभी भी बढ़िया 500-600 पॉइंट की रैली यहां से ड्यू नजर आती है। कोई भी डिप्स में खरीदारी करने का मन, अब वो डिप्स मतलब हम फ्राइडे को क्लोज मिला था हमको 17,150 के आसपास, 25-50 पॉइंट का डिप 17,125 के जोन्स पे अगर निफ्टी मिलता है तो अच्छी खरीदारी करने का मन। 17,300 के पहले टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉसेस 17,050 के नीचे प्लेस करिएगा। लाइकवाइज निफ्टी बैंक की भी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे। तो हमें टेक्सचर वही है, गिरावट में खरीदारी करने का मन, अभी भी सिग्निफिकेंट अपटिक्स नजर आते हैं, अभी भी अप मूव्स कंटिन्यू होते हुए यहां से भी नजर आएंगे। मानस के पास लौटूंगा, एक बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी जानेंगे, लेकिन पहले स्टॉक न्यूज आप ही हो क्या? पूरे हफ्ते। अरे मजा आ रहा है इनको आजकल। कौन सी खबरें? हर्षदा से क्या है, किसके पानी में डूब रही है, डुबकी लगा रही है? इजराइल के। इजराइल? आई एम नॉट श्योर। इजराइल का बीच है ना, पानी है ना चारों तरफ। मेरे ख्याल से इजराइल में डुबकी लगानी। सॉरी इजिप्ट में। इजिप्ट। ओह ग्रेट। डायरेक्टर साहब को सब पता है, आपको कैसे पता डायरेक्टर साहब? डिस्कस हुआ होगा, पता नहीं। चलो लौट गया कि हम लोग फोटो देखेंगे। ऐसा रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रिजल्ट आपको बता दूं। सिप्ला के नतीजे जो है एब्सोल्यूट में देखेंगे तो आपको वीक दिखेंगे, लेकिन जो बाजार अनुमान लगा के चल रहा था उससे बेटर आए हैं। जैसे अनुमान था कि मुनाफा 620 करोड़ के आसपास चाहिए, वो 686 करोड़ आया है। मार्जिन में 20% के अनुमान के सामने 21.3% आया है और एक एबिटा भी जो है बढ़ के यहाँ पे आया 1143 करोड़, 1096 का अनुमान था। तो नतीजे एब्सोल्यूट टर्म में आपको देखेंगे वीक दिखेंगे, लेकिन अनुमान से बेटर थे। एनटीपीसी के नंबर कुछ फ्रंट पे अच्छे हैं, कुछ फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर हैं। 4,000 करोड़ का अनुमान था कि प्रॉफिट होना चाहिए, वो 3600 करोड़ आया है। रेवेन्यू का अनुमान था कि 31,000 करोड़ होना चाहिए, तो वो 38,000 करोड़ आया है। और एबिटा भी बढ़ के आया है, लेकिन मार्जिन 4% गिरा है। देखिए उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ी है, कोल की कॉस्ट बहुत ऊपर गई है तो उसका इम्पैक्ट आया, गैस की कॉस्ट बहुत ऊपर गई है तो उसका इम्पैक्ट आया है। और ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे रिकवरीज एक बड़ा चैलेंज बना। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 5 लाख करोड़ रुपए डिस्कॉम्स के ऊपर बाकी है, तो जल्दी जल्दी पेमेंट करें। तो एनटीपीसी मिक्स बैग है और चूंकि स्टॉक काफ़ी रनअप हो चुका है तो उसी हिसाब से मोमेंटम आएगा। आईओसी के नतीजे बहुत कमज़ोर आए हैं और जैसा लग भी रहा था, चूंकि अंडर रिकवरीज हो नहीं पाई थी तो उनको करीब 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अनुमान था कि करीब 27-2800 करोड़ का हो सकता है। रेवेन्यू जो है 2.25 लाख करोड़ आए हैं, लेकिन मार्जिन 0.6% आए हैं 4% के अनुमान के सामने, तो काफ़ी कमज़ोर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो मार्जिन 6.5 से गिर के 0.6 हो गए हैं। एबिटा में 88% की गिरावट आई है और रेवेन्यू 31% बढ़े हैं। तो आप जितना, जैसे ऑयल कंपनी हमने कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप बेचोगे उतना ज़्यादा नुकसान करोगे, तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने किया है उतना ज़्यादा उन्होंने उसके सामने लॉस किया है। आईओसी के नंबर काफ़ी कमज़ोर है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर ठीक ठाक है, अनुमान से भी बेटर है और एब्सोल्यूट टर्म में भी बेटर है। इन्होंने अपने एनपीएस को काफ़ी घटाया, 1.52 से 1.58 नेट एनपीए है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ग्रॉस एनपीए भी इन्होंने काफ़ी कम कर लिया है
वो साफ साफ दिख रहा है इसमें। और 6.61 से घट के 6.26 हो गया है। आमदनी जो होती है वो ब्याज आय जो है 8,500 9,000 करोड़ के आसपास गई है, जो हमारे अनुमान के बिल्कुल बराबर है। और एब्सोल्यूट टर्म में 12-13% की ग्रोथ की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर अच्छे आए हैं। डीएलएफ के नंबर अगर आप साल दर साल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से, लेकिन क्वार्टर नंबर में सीरियस चैलेंज दिख रहा है। मार्जिन बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पाए 53-54% के आसपास, और उससे लगता है कि ग्रॉस मार्जिन में आगे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब सालाना नंबर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली नंबर काफ़ी वीक है इनके। इंडियन बैंक के नंबर कमज़ोर है, प्रॉफिट वगैरह बहुत मामूली सा बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 13-14% बढ़ी है, लेकिन एनपीएस काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे है, मतलब 8% से ऊपर अभी बने हुए हैं। थोड़ा सा इन्होंने कम किया है, लेकिन वो अभी भी ऊपर है, तो ये नंबर कमज़ोर माने जाएंगे। डीसीबी के नंबर भी काफ़ी कमज़ोर है, इनमें भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, ना तो निम बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए हैं, ना ही एनपीए एसेट क्वालिटी को ठीक कर पाए हैं। बहुत ही दिलचस्प होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट पर। इसमें देखिए नंबर देख के आपको लगेगा क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हो सकता है कहीं कहीं पे सुनाई पड़े, लेकिन आप डिटेल में घुसेंगे तो नंबर में थोड़े से आगे आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो ये डिपॉजिट ले रहे हैं वो बहुत ही हायर कॉस्ट पे है। तो आपके लिए वो जो कॉस्ट है आपकी क्रेडिट कॉस्ट वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अदर इनकम भी जंप हुई है। तो बड़ा क्या कहें, विचित्र किंतु सत्य टाइप के नंबर है। अब इसको जो है मोमेंटम बाजार खुलने में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर कमज़ोर है यहाँ पे, चूँकि आउटलुक बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम में से कई सारा रिटेल तबका अभी भी आस लगाए बैठा है, भयानक तरीके से रिटेल, मतलब 10:30 शो में ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ पे क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन नहीं आता। वैसे आज ऐसी दिन है, आईडीएफसी फर्स्ट, उधर यस बैंक। हाँ यस बैंक भी सुन लीजिए आप लोग, उसमें भी नतीजे तो आई है, लेकिन नतीजे तो पीछे रखिए। आप सबसे बड़ी खबर उसमें आई कि पी जो है कार्लाइल और एडवेंट 8,900 करोड़ रुपए इसमें प्रेफरेंशियल के जरिए निवेश करेंगे, और इसमें 13 रुपये 78 पैसे के भाव पे ये डील अभी कितना चल रहा है, 14.95 चल गया स्टॉक भी कुछ दिनों में, हमको लग रहा है। तो देखते हैं 10% का हिस्सा इनका किस तरह से मूव करता है। तो ये क्या ये खबर स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव होगी, ये देखना होगा। नतीजे कोई खास नहीं है, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। मानस, क्विकली आपका आज का प्रेफर्ड ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए 2 स्टॉक मेरी नजर में है लार्ज कैप में। तो पहला तो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। हाई टॉप हायर परसेंट का ट्रेंड क्लियरली दिखने लगा है। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी करिए 2350 के स्टॉप लॉस से 2425 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया का, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद 205 का अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। तो 205 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 220 के टारगेट के लिए। ये भाई दोनों ही स्टॉक्स को एचडीएफसी लिमिटेड लगातार एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहा है। मानस ने पिछले हफ्ते भी मेंशन कर रखा है, और देखिए खरीदारी करने का इस हफ्ते का पहला टॉप ट्रेड कॉल। और कोल इंडिया फ्राइडे को जाते आते देखिए क्या मूव्स बने थे स्टॉक में। वैसे मार्केट्स में वैसे ही मूव बन रहे थे आखिरी आधे घंटे में, लेकिन कोल इंडिया हाईलाइट था। रखिए इसको भी रडार पे। फ्राइडे के 4.5% के अपटिक्स के ऊपर और भी छलांग लगाएगा। 220 के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मानस, थैंक यू सो मच। अब मानस जुड़ेंगे पैनल में 8 बजे के शो में, तो मानस से और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज का इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने रखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमें ऑटो बिक्री के आंकड़ों का इंतजार रहेगा। तो जुलाई बिक्री का, आज 1 अगस्त है भाई, तो पिछले महीने की बिक्री के आंकड़ों का सिलसिला सुबह ही सुबह शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। रिजल्ट्स में आज 2 निफ्टी की कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट तो आईटीसी, उसके साथ साथ यूपीएल के नंबर्स, और वायदा बाजार में एस्कॉट्स क्यूबोटा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और रैमको सीमेंट। ये 3 वायदा बाजार की। बाकी फिर कैश मार्केट के नंबर्स जो हैं वो टिकर टीम नीचे चला रही है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लंबी लिस्ट है। इसके अलावा जो एक्स डिविडेंड हो रहे हैं उसमें जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से याद आया, कल चाइना का संडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था, और सरप्राइजिंगली एक डिसअपॉइंटमेंट था, वो कोविड का इंपैक्ट था। हमारे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के आज आंकड़े आने। यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है। ये हमारे साथ साथ इवन यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएंगे। आज से जो लेंडिंग रेट्स हैं बढ़ रहे हैं। एचडीएफसी ने अनाउंस करा था 25 बेसिस पॉइंट्स 1 अगस्त से, वीकेंड में अनाउंसमेंट आया, तो 25 बेसिस पॉइंट्स
उनके हाउसिंग लोन्स महंगे हो रहे हैं। पीएनबी अक्रॉस टेन्योर्स अपने दरें बढ़ा रहा है 10 बेसिस पॉइंट्स आज से। आज मॉनसून सेशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सत्र है भाई। आज दरअसल वो प्राइस राइज इश्यू, वो महंगाई, वो इन्फ्लेशन पे लोकसभा में डिबेट शेड्यूल्ड है, कल राज्यसभा में होगा। और दिल्ली वालों के लिए एक दिक्कत भरी खबर, आज से जो दिल्ली सरकार है वो ओल्ड एक्साइज रेजीम पे वापस जा रही है। तो जो पहले ठेके थे सरकारी थे, सरकारी के साथ बीच में प्राइवेट को भी दे दिए गए थे, अब वो प्राइवेट वाले फिर आज से सब बंद, वापस सरकारी पे लाइन लगना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो हर जगह रिपोर्टेड है कि शॉर्टेज बड़ी होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। ब्लैक में बिकेगा। वीरू बताएंगे असल स्थिति क्या है, कल वीकेंड उनका कैसा बीता। लेकिन इस नोट पर जाते थे एसिक्स निफ्टी दिखा दीजिए। मानस कह रहे हैं मोमेंटम इंटैक्ट है भाई, डिप्स में लेकिन बाय करना है। एसिक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा हम 1/4% ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।